हेलो सभी प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। दुआ करते हैं अच्छे होंगे। आज से हमारा और आपका सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो इस सफ़र को शुरू करेंगे हम केमिस्ट्री के साथ। आज हमारी पहली क्लास है हमारे पहले चैनल पर। हमने नया चैनल शुरू किया है, तो उस चैनल पे हम अपनी पहली क्लास आज डाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहेगा और हम वादा करते हैं आप सभी लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देने की। तो आज आप भी एक कसम खाइए कि केमिस्ट्री को आसान सब्जेक्ट नहीं समझेंगे और ज़्यादा टफ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ हूँ केमिस्ट्री आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन जाएगी। इतनी आसान तरीके से आपको केमिस्ट्री समझाऊंगा, इतने प्यारे तरीके से आपको केमिस्ट्री समझाऊंगा कि आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान सा विषय बनेगा। तो आज से हम केमिस्ट्री की 11th क्लास की पहली क्लास, जिसका चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मतलब कि केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, कब आई, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। इनको समझेंगे ये होती क्या है। कुल मिला के हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री के निचोड़ को समझेंगे कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या। तो समय बर्बाद ना करके हम अपनी पहली क्लास की तरफ चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल लगा के मेहनत करना, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरा सपना होता है। मैं आपके रिजल्ट को अपना सपना मानकर चलता हूँ। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरा सपना अच्छा है, अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी। तो कोशिश करेंगे कि आप मेहनत से करें, आपकी मेहनत ही मेरे सपने को, आपके सपने को साकार करेगी। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास होने वाली है, क्लास 11th है, और मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपांशु, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं या अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर और इसकी डेफिनेशन समझेंगे। अध्याय फर्स्ट है हमारा, अध्याय का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है, कि केमिस्ट्री की हमको जरूरत क्यों पड़ी और हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, सबसे पहले नोट करेंगे गुणधर्म, उसकी संरचना, उसका संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों और उससे जुड़ी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। मतलब केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी तत्व का या किसी भी एलिमेंट का क्या करते हैं बेटा, उसके गुणधर्म को समझते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं, उसके संगठन को समझते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन को समझते हैं। तो जहां पर भी ये चार चीज होती हैं वह रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रसायन विज्ञान पदार्थों और कणों, कणों में कौन? परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का विज्ञान है। यानी कि जो इन चीजों के बीच में हो रही है या इन रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उनको ही हम क्या कहते हैं बेटा? रसायन विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। एक छोटा सा नोट पॉइंट ये भी है। नोट पॉइंट क्या है कि आधुनिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है बेटा? किसको माना जाता है? एंटोनी लेवोसिए। एंटोनी लेवोसिए, ध्यान रखिएगा, जो हमारा आधुनिक विज्ञान के जनक है वो है एंटोनी लेवोसिए। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें चीजों के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान होता चला जाएगा। एक बार फिर से हम इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे। परिभाषा पे ध्यान दीजिएंगे तो बेटा परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के
पदार्थ क्या होता है आगे चल के हम बताएंगे कि मैटर क्या है। मैटर को हम द्रव्य बोलते हैं बेटा, ठीक है। पदार्थ को हम बोलते हैं बेटा द्रव्य, और द्रव्य वह चीज होती है जिसके अंदर सिर्फ दो चीज होनी चाहिए। पहला तो उसके अंदर भार हो, यानी कि द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा क्या, पहला उसके अंदर द्रव्यमान हो और दूसरा है स्थान घेरता हो। द्रव्यमान हो और दूसरा वो स्थान घेरे, बस ये दो चीज जिसमें होंगी वो द्रव्य होगा या वो पदार्थ होगा। तो ब्रह्मांड में हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो द्रव्य कहलाती है। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह, 9 के 9 ग्रह क्या है बेटा, द्रव्य से बने हुए। हर एक चीज द्रव्य है, हर एक चीज, आप हम सब द्रव्य में आएंगे। चलिए, गुण धर्मों, उनकी संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों और उससे जुड़ी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है और रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में फिर से हम बोलेंगे एक बार, मेरे साथ दोहराते रहिएगा बेटा। डेफिनेशन एक ऐसी चीज है जो एक बार में कभी याद नहीं होती, हमें उसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। समझ बात आई? ठीक है, आगे चलेंगे। रसायन विज्ञान पदार्थ, रसायन विज्ञान पदार्थों और उनके कणों, कण कौन कौन, परमाणु, अणु या आयन तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का विज्ञान है। कौन? रसायन विज्ञान। इनके आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है बेटा, कौन है? एंटोनी लेवोसियर। ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना। आगे चलते हैं, और आपको कोई डाउट लगे प्लीज कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करता हूं बेटा कि आपकी हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, कोशिश नहीं है, मेरा वादा है। आपकी हर एक कमेंट पढ़ना मेरा वादा है। आपकी हर एक परेशानी को मैं समझूंगा और आपको मैं उस परेशानी का समाधान बताऊंगा। चिंता ना करें, धीरे धीरे आगे चलेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। रसायन विज्ञान के मुख्य अंग बेटा, रसायन विज्ञान के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इन तीनों केमिस्ट्री के अंदर पूरी रसायन विज्ञान का सारांश छुपा है। तो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। अब देखो, नाम से ही स्पष्ट होता है अकार्बनिक, यानी कि जिसके अंदर कार्बन ना हो, जिसके अंदर कार्बन ना हो। हमारी आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व है। जो हमारी एनसीईआरटी की आवर्त सारणी है उसके अंदर 118 एलिमेंट है, जिसमें से एक है कार्बन। क्या है बेटा? कार्बन। सिर्फ कार्बन को ना लेकर के हम 117 एलिमेंट्स को ले, उनसे बनने वाले यौगिक या वे सभी यौगिक अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, केवल और केवल कार्बन को छोड़। समझ बात आई? आगे चलते हैं। अकार्बनिक रसायन, तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है? इसमें कार्बन के यौगिक कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, केवल और केवल कार्बन को छोड़। किसको छोड़े? कार्बन को छोड़े। कार्बन में जैसे कार्बन से बनने वाले एलिमेंट, जैसे मैं बोलूं CH4 मेथेन होता है, जैसे C2H6 एथेन होता है, या C2H4, ठीक है, ये सब कार्बन के रूप है। इनको यूज नहीं करना, मतलब कुल मिला के अकार्बनिक के अंदर हम कार्बन को नहीं पढ़ेंगे, अन्य सभी तत्वों को हम पढ़ेंगे। समझ में आती है? चलिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं अगली क्लास में इस पॉइंट को दोबारा समझाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। आपका 11वीं क्लास का सपना, आपको 11वीं क्लास में अच्छी परसेंटेज दिलवाना मेरा सपना है। आप लोग बस विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। आज से लेकर एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको करा कर दूंगा सॉल्व, एक एक लैंग्वेज आपको, एक एक डेफिनेशन डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे नहीं है कि खाली ऊपर ऊपर से उड़ा दिया, नहीं, सब चीजें गहराई से कराई जाएंगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, और सब चीज के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, समझे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी है
उस लैंग्वेज को आप चाहो। वैसे मेरा कहना एक बात है, कभी भी नोट्स मत मांगना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा नोट्स अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स हमेशा कामयाब होते हैं। अपने हाथ से, अपनी मेहनत से काम करो। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसकी पीडीएफ निकाल लोगे, मजा नहीं आएगा। मजा जब आता है जब अपने हाथ की, अपनी मेहनत से नोट्स बनाए जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने हाथ से कलम कॉपी लेकर बैठेंगे और उसमें अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। तैयार रहना, एक पेन, एक कॉपी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जितना समय हमें क्लास को समझाने में लगता है उतना समय आपको नोट करने में लगेगा। हर एक डेफिनेशन मैंने इस पे बखूबी लिखी हुई है। सेम इसी तरीके की पीडीएफ आपको शुरू से लेकर अंतिम तक मिलेगी। अच्छे से अपने हाथ के नोट्स बनाओ। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अपने हाथ के नोट्स जरूर बनाना। वो है आपकी मेहनत होती है, वही आपको दिखाई देती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अभी आपसे जिक्र करा कि मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को छोड़ के अन्य सभी तत्वों या उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तो वह अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर हमारा थोड़ा उल्टा हो गया। हमारे पास 118 एलिमेंट है एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनमें से 117 एलिमेंट्स को नहीं लेंगे और खाली कार्बन। तो कार्बन या कार्बन से बने उसके यौगिक, सिर्फ और सिर्फ उनका अध्ययन किया जाता है। कार्बन और कार्बन से बने यौगिक का ही अध्ययन किया जाता है और किसी का अध्ययन नहीं। समझे बात? चलिए, जैसे मैं बात करूं, इसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, अगर आप लोगों को मैंने अभी आपको मीथेन बोला था, ऐसे मैंने आपको एथेन बोला था, एथेन बोला था, जिसको हम C2H6 से डिनोट करेंगे। तो ये सब जो हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आते हैं, उनको सबको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बात समझ में? और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन होता है और इनसे बने यौगिकों का यानी कि इनसे कुछ भी बन जाए, उन सब का अध्ययन होता है। क्या कहलाता है? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से कोई परेशानी? आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से कोई परेशानी? आइए आगे चलते हैं। और अगर कोई भी परेशानी है तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के कमेंट में, इस क्लास की कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स को भर देना। मैं आपके हर एक डाउट्स का अच्छे से सॉल्यूशन करके आपको दूंगा, चाहे मुझे अलग से क्लास करानी पड़े। समझे? ठीक है। और साथ साथ नोट्स बनाते चले। नोट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बच्चों। अगर नोट्स बने हुए होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। ठीक है बेटा, भौतिक रसायन क्या होता है? भौतिक रसायन समझेंगे। बेटा, मैंने कहा कि मैंने कोई अभिक्रिया करी, कोई रिएक्शन करी। मैंने कहा भैया मेरे पास में ए था, मैंने बी के साथ जोड़ा और कोई C+D बनाया। बेटा ये रिएक्शन हुई है, कोई रिएक्शन हुई है, अभी हमें नहीं पता क्या रिएक्शन। हमने कहा ए बी को जोड़ा CD बना दिया, या CD को जोड़ा ए बी बना दिया, कुछ भी। ठीक। तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों कि बेटा ये किस सिद्धांत पर हुई है? नियमों कि बेटा ये इस तरीके से ही बनेगा और कोई नियम नहीं है। यानी कि इस रिएक्शन का क्या नियम था, क्या कायदा था, क्या कानून था, और उनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तन बेटा, जैसे अगर हमसे आपसे कहूं कि बेटा चाय बनानी है, तो पानी से निकलने वाली ऊर्जा अलग होगी, जो चाय बनकर हमारे सामने प्रोडक्ट आएगा उसकी ऊर्जा अलग होगी। तो दोनों में ऊर्जा में परिवर्तन आया, तो इसे हम कहते हैं ऊर्जा परिवर्तन। तो जिसमें इन चीजों का अध्ययन किया जाए कि अभिक्रिया के सिद्धांत, नियम और उनमें ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा, तो बेटा वहां पर क्या कहलाता है? वहां कहलाता है आपका भौतिक रसायन। समझे बात? आगे चले। ठीक है। समझ में ना आए, मैं बार बार कहता हूं बेटा, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स रख देना। मैं उन डाउट्स को पढ़ता हूं, हमेशा पढ़ूंगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी।
बेटा द्रव्य है, समझना, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं, वह सभी द्रव्य है, वह सभी क्या है? द्रव्य है। मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई थी अभी पीछे स्टार्टिंग में ही, द्रव्य होने के लिए सिर्फ दो चीजों का होना अनिवार्य है, एक तो उसके अंदर द्रव्यमान हो, दूसरा वह स्थान घेरे। तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड की वह हर एक वस्तु, ब्रह्मांड की वह हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरे, द्रव्य कहलाती है। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना? तो देखो, सरल शब्दों में द्रव्य हर वह चीज है जिसका अपना द्रव्यमान, यानी कि जिसका अपना द्रव्यमान यानी कि मास या वेट होता है, जो स्थान यानी कि स्पेस या वॉल्यूम घेरती है। क्या कहलाता है बेटा? द्रव्य कहलाता है। ब्रह्मांड की हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाती है। इस डेफिनेशन में आपको इतना सा भी डाउट है? नहीं है? मेरे बच्चों आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते चलेंगे। और ये इतनी प्यारी प्यारी डेफिनेशन है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मजा नहीं आएगा। इसके एग्जांपल आप बताएंगे मुझे, इसके एग्जांपल आप बताएंगे मुझे, है ना? इसके एग्जांपल आप बताएंगे मुझे, लिख रहा है इसमें, नीचे लिखा हुआ है, पर लेकिन एग्जांपल आप बताइए। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सब द्रव्य है? कमेंट में डालते चले जाइएगा कि ये कमेंट में, ये द्रव्य है, ये द्रव्य। बेटा आपने हवा देखी है? अरे सर जी, हमने हवा को तो देखा ही नहीं है। लेकिन क्या बिना हवा के सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो एक कमरे के अंदर हम जब भी सांस लेते हैं जब हवा हो, तो यानी कि वो पूरे कमरे में घूमी हुई है हवा। अगर हवा पूरे कमरे में है तो हवा ने स्थान घेरा है बेटा, और उसके अंदर भार भी होता है। अजी गुरुजी हम भार कैसे तोलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे एक बैलून ले, गुब्बारा, उसको पहले खाली को तोले। कहोगे जी ऐसा कांटा कहाँ मिलेगा? बेटा सुनारों की दुकान पे होता है, वो तो प्रति भर का वजन भी निकाल रहे थे, है ना? तो हमें वहां से पता चलेगा, ठीक है? तो कोई सुनार हो तो बच्चा वहां जाकर के एक बार चेक करना कि खाली गुब्बारे का वजन क्या था, और उसमें आप भर देना हवा और दोबारा तोलना, तो आपको पता चलेगा कि हवा में भी वजन होता है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बात आई। दूसरे एग्जांपल के तौर पे किताब, आप लोग किताब पढ़ते हैं, क्या किताब स्थान घेरती है? हाँ जी गुरुजी, मेरा पूरा बैग भर दे, पूरा बैग भर देती है ना? हाँ जी गुरुजी, किताब पूरा बैग भर देती है। अब गुरुजी बहुत भारी हो जाता है बैग, कंधे पर रखकर थोड़ा नीचे को जाता, हम थक जामे घर लाते लाते। आजकल तो छोटी छोटी क्लास के बच्चों को भी इतने सारी किताबें भर दे, मैं 5 नर्सरी केजी के बच्चों को भी, प्यारे बच्चों, इतनी सारी किताबें दे देते हैं कि बच्चा बेचारा ऐसे करके चलने की जगह ऐसे चले कि अब गिरा पीछे को। चलिए कोई बात नहीं। किताब। दूसरा मेज। जो भी आपके मन में इन एग्जाम्पल्स के अलावा कि हवा, पानी, किताब, मेज, यहां तक कि हमारा शरीर भी द्रव्य होता है, इसके अलावा आपके मन में कोई और एग्जाम्पल है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट्स में जरूर लिखना कि हाँ ये चीजें द्रव्य होती हैं, ठीक है? अब कुछ ऐसी चीजें जो द्रव्य नहीं होती, एग्जाम्पल आप बताओ। 2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसके बाद में आप बताना। चलिए, सबसे एक अच्छा सा, जो हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, प्रेम। क्या उसमें भार होता है मेरे बच्चों? नहीं होता। क्या उसका कोई वो स्थान घेरता है? अब ये मत कहने लगना गुरुजी दिल में स्थान घेरता है माता पिता का प्रेम, या माता पिता के अपने बच्चों के लिए प्रेम दिल में जगह घेर, ऐसे कुछ नहीं होता। दिल में तो हार्ट, हार्ट जो होता है वो तो ब्लड पंपिंग के लिए होता है, तो जबरदस्ती का, है ना? तो प्रेम या हमारी भावनाएं, ये स्थान नहीं घेरती, ना ही इनमें भार होता, ठीक है? तो बेटा ये क्या नहीं है? द्रव्य नहीं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य वह चीजें होती हैं जो स्थान घेरे और जिसमें भार। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन को अपने हाथों से बहुत प्यार से समझिए, ठीक है? द्रव्य,
द्रव्य को पदार्थ भी बोल देते हैं। द्रव्य की मूल 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की मूल 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले ही होती है ठोस, द्रव और मेरे प्यारे बच्चे गैस। ठोस, द्रव और मेरे प्यारे बच्चों गैस। आगे चल के हम इन तीनों के बारे में भी समझेंगे। चलिए आगे की तरफ रवाना होते हैं। तो द्रव्य को फिर से मैं एक बार डिनोट कर दूं कि द्रव्य ब्रह्मांड की हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरे हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वह सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्य कहलाती है। जैसे हवा, पानी, मेज, कुर्सी, तुम, मैं, ठीक है, हमारा ये क्या कहते हैं क्लासरूम, सब कुछ क्या है बेटा? द्रव्य। कभी मत भूलना डेफिनेशन, एग्जाम में एक एक नंबर में पूछ ली जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्या हो गया? अरे मेरे वालिक बेटा, अब हम करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य को बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। वो मैटर नहीं जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये अलग मैटर है, यानी कि द्रव्य। ठीक है, द्रव्य को मुख्य आधार पर बांटा गया है, मतलब द्रव्य को 2 मुख्य आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया। मेरे बच्चों इधर ध्यान देंगे। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया, पहले ठोस, फिर द्रव, मेरे बच्चों फिर गैस। बात समझना है? तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया। एक्चुअल में द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं, पर हम अभी 3 प्रकार के पढ़ेंगे। 2 प्रकार के मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन से 2 और होते हैं। ठीक है, डाउट नहीं रखेंगे। पर हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं मेरे बालक, मेरे बच्चा, क्या कहते हैं? ठोस, द्रव, गैस। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस। बेटा बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है। 2 चीजें कौन कौन सी 2 चीजें यही बता देते हैं। 2 चीजें ध्यान में रखेंगे। यहाँ नहीं, आगे पेज है बेटा, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मैंने पेज छोड़ दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन तीनों की यहीं पे खत्म कर देंगे बालक। द्रव्य, द्रव्य आर 3 टाइप, मतलब द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव और मेरे बालक गैस। बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब कि आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, 2 बातें याद रखेंगे, एक आयतन और दूसरा आकार। 2 बातें याद रखेंगे, एक आयतन, दूसरा आकार। ठीक है मेरे प्यारे बालक, मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आयतन और आकार। बेटा आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, और आकार आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा आपने ठोस देखा है कभी? ईंट देखी है? ईंट जो कहना ईंट मार दूंगा सर में, देखिए ठोस होती है ना। तो मुझे इतना बताइए, क्या उसका आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? इतना सा बस, इतनी सी बात है। जो आपके सामने किताब रखी है वो ठोस में काउंट होती है, क्या उसका आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? मुझे इतना बताओ कि आज तुमने किताब देखी ऐसी, कल को आते ही वो बन गई पता नहीं कैसी, है ना? तो क्या उसका आकार बदलता है? कभी नहीं। तो जो चीजें ठोस होती हैं उनका आकार नहीं बदलता। तो बेटा आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। बेटा आयतन, यानी कि आयतन बोलो या वजन बोलो, तो जो तुम्हारा मन करे, तो उसका आयतन भी कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? निश्चित होता है। तो ठोस वस्तु की आयतन और आकार दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव्य की बात करें तो बेटा आयतन, भाई अगर मैं कहूं कि आज मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैंने उसको भगोने में पलट दिया, तो क्या मेरा पानी कम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं होगा, 1 का 1 लीटर रहेगा। अगर मैं उस पानी को भगोने से किसी बर्तन में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या मेरा 1 लीटर पानी आधा हो जाएगा या दुगना हो जाएगा? नहीं, आयतन उतना ही रहेगा। अगर मैं उस पानी को गिलासों में कर दूं, तो क्या मेरा पानी कम हो जाएगा? नहीं, 1 ही लीटर रहेगा।
तो यानी कि उसे जगह जगह यूज कर लो तो उसका आयतन चेंज नहीं होता। तो यानी कि बच्चा आयतन क्या रहता है उसका, निश्चित रहता है। कैसा रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन आकार मेरे बेटे, आकार बदल रहा था, बोतल से भगोने में, भगोने से कटोरे में, कटोरे से गिलासों में, आकार बदल रहा था। तो आकार कैसा हुआ मेरे प्यारे बालक, उसका अनिश्चित। कैसा हुआ प्यारे बालक, अनिश्चित। आगे चलेंगे आगे चलेंगे बेटा। गैस का आकार निश्चित होता है क्या, नहीं होता। अगर इतनी सी गैस है उसे थोड़ा सा छोड़ दो तो पूरे कमरे में, परफ्यूम देखा है, हल्का सा करो तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। कमरे के दरवाजे खोले तो दूसरे कमरे में जाने को तैयार होता है। तो उसका आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, गैस का आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित होता है। तो बच्चों अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, ठोस की परिभाषा की, है ना, ठोस की परिभाषा की बात करें, ठोस तो क्या बनेगी, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्या मेरे बच्चों ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। तो द्रव्य की एक अवस्था ही तो है ठोस। तो बेटा द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। डेफिनेशन समझ में आई बहुत अच्छे से। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है क्या कहलाता है मेरे बालक, द्रव्य कहलाता है, द्रव कहलाता है। बेटा ये मैटर है और ये क्या, ये लिक्विड है, ये द्रव्य है, ये द्रव है। समझना दोनों में डिफरेंस। कभी सोचो कि द्रव्य और द्रव एक होता है, नहीं। द्रव्य ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, द्रव ब्रह्मांड की वह वस्तु जो लिक्विड अवस्था में है, जो तरल अवस्था में है, तरल तरल, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। पॉइंट समझ में, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन अनिश्चित तथा आकार भी अनिश्चित होता है क्या कहलाती है मेरे बालक, गैस कहलाती है। समझ बात आ गई ना बच्चों। डेफिनेशन वाकई में बहुत आसान है, पर समझने का खेल है। अब आती है परिभाषाओं पर बात बेटा, एग्जाम्पल की बात। ठोस के एग्जाम्पल, द्रव के एग्जाम्पल, गैस के एग्जाम्पल। गैस के लिए हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ईटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस हैं। द्रव के लिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी, पानी नहीं लिखते बेटा केमिस्ट्री में, जल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, जल, अल्कोहल, अरे ठीक है, ईथर, सब लिक्विड अवस्था है। ठोस में सोना, चांदी, लोहा, सोने का फॉर्मूला Au, चांदी का फॉर्मूला Ag, है ना, Fe, आयरन, सब आपके पास है। तो इसमें अब आपको कोई डाउट तो नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चले आगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। फिर से हम उसी पोजीशन पे चलते हैं, इनकी डेफिनेशंस को क्लियर करें, देखेंगे बेटा। देखो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, मैंने क्या बोला, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पत्थर, लोहा, लकड़ी, लकड़ी भी ठोस है। चलिए अब मुझे एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ बता दिया है मैंने इसमें, ठीक है। द्रव, देखो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार बर्तन के अनुसार बदलता है। मैंने वही बोला, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है बेटा, द्रव कहलाता है। एग्जाम्पल में पानी, दूध, तेल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है।
क्यों मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं बेटा, गैस की डेफिनेशन देख लेते हैं। गैस बताया, इसका न तो आकार निश्चित होता और न ही इसका आयतन निश्चित होता। दोनों ही क्या है, अनिश्चित। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। बेटा ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हवा, हवा भी तो है ना। तो चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ एक बात तो मैं आपको बताना ही मुझे भूल गया। चलिए बेटा, मैंने आपको द्रव्य की 3 अवस्थाएं बताई हैं, शायद द्रव्य सही से नहीं लिखा। द्रव्य की 3 अवस्थाएं बताई, पहली ठोस, द्रव और मेरे बालक गैस। बेटा ठोस जो होते हैं क्यों होते हैं, द्रव जो होते हैं वो द्रव क्यों होते हैं, गैस जो होती है वो गैस क्यों होती है। ये जितनी भी चीजें हैं या जितने भी पदार्थ हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो सब जुड़ जुड़ के एक नए पार्टिकल्स यानी कि उसी के पार्टिकल्स को बड़ा करते चले जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरे हाथ में कलम है, तोड़ूंगा, बात सुन लेना पहले। मेरे हाथ में कलम है, मैं इसको तोड़ दूं तो 2 हिस्सों में हो गए। अगले पार्ट को एक हिस्सा ले लेता हूं, फिर तोड़ दूं, फिर तोड़ दूं। तो क्या ये वस्तु जो है छोटी चीजों से मिलकर बनी है ना। सेम कंडीशन, जो ठोस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे चिपके रहते हैं जैसे उनके भैया भैया, सगे बहन भैया, चाचा ताऊओं के है ही ना इनके बीच में। इनके बीच में ये जो स्थान दिख रहा है ये स्थान नहीं होता, बिल्कुल ऐसे एकदम चिपके हुए रहते हैं। इनके बीच में स्थान नहीं होता, इनके बीच में स्थान नहीं होता, ठोस कहलाते हैं। तो ठोस के अणु परमाणुओं के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता, वे एक दूसरे से सघन तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, द्रव, द्रव के जो अणु या परमाणु या आयन होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। इनके बीच में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेस होता है। इसलिए अगर हम इनमें हाथ डालते हैं तो ये हट जाते हैं कि हाँ जी आजा, कोई हाथ आ रहा है मेरे अंदर पानी का, और निकालते हैं तो आराम से ये फिर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। क्योंकि इनके अणु परमाणुओं के बीच में क्या होता है बेटा, जगह होती है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है बेटा, जगह होती है। और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर। अच्छा एक और लगा लेते हैं, बहुत दूर दूर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जिसके पार्टिकल्स को अगर मैं इसके ऊपर गैस के ऊपर को गैस को कंबाइन करूं, प्रेशर लगाऊं ऊपर से, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे, आएंगे। और जैसे जैसे पास पास आएंगे ये द्रव अवस्था में पहुंच जाएंगे। अगर मैं द्रव पे और प्रेशर प्रोवाइड करूं कि इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया तो ये पार्टिकल और पास आएंगे, और अगर ये पार्टिकल पास आएंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एग्जांपल कि क्या सर आप क्या बोल गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। प्रेशर लगा के गैस द्रव में, द्रव ठोस में कैसे हो सकती है, कैसे होगी, समझिए, समझो, बहुत अच्छे समझाता हूं मैं क्या होता हूँ समझाने वाला, आप समझते हो बहुत अच्छे से हो। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं, देखो कोई शादी के जो खाना वाना बनता है शादियों में, वहां पे हलवाई बैठते हैं। तो क्या कोई हलवाइयों के पास में बैठा है कभी? सिलेंडर तो आपके घर में सब में होगा, लेकिन वो सिलेंडर को गर्म पानी के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, समझिए बेटा। सिलेंडर के अंदर होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अरे ये तो गैस भी है और लिक्विड भी है, ऐसा क्यों बेटा? उसके अंदर जो सिलेंडर में आती है उसके अंदर गैस नहीं होती, उसके अंदर गैस को लिक्विड यानी कि हाई प्रेशर पे उस गैस को दबा करके उसे लिक्विड अवस्था में बनाया जाता है। जब आपके पास सिलेंडर आता है तो वो LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, यानी कि वो लिक्विड अवस्था में होती है। जैसे हम उसको प्रेशर को रिलीज करते हैं, जैसे हम उसके रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, तो वो तुरंत लिक्विड से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैस में। क्योंकि बेटा प्रेशर रिलीज हो रहा है, गैस बन जाएगी तुरंत। आप कहोगे सर जी सॉलिड कैसे बनेगी? बेटा सिलेंडर की जो बनावट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, एक ऊपर नोजल लगा होता है सिर्फ एक, और मैंने कैसा बना दिया, चलो ऐसे ऊपर एक नोजल होता है, उसमें से टोटल गैस बाहर आती रहेगी जो हलवाई खाना बना रहे होते हैं।
तो गैस निकालते रहते हैं। अगर सिर्फ निकलेगा और अंदर कुछ नहीं जाएगा तो अंदर वैक्यूम बनेगा, यानी कि प्रेशर बनेगा। वह प्रेशर उस लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है सॉलिड में। इसीलिए हलवाई उस सिलेंडर को पानी के अंदर रख देता है ताकि ये सॉलिड वापस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में और प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाए गैस में। आई बात समझ में नहीं आई? कितनी प्यारी सी बात थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर जी, मजा ही आ गया भाई, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, हाँ, अब ये है हमारी द्रव्य की चौथी अवस्था, प्लाज्मा। ये हमारी द्रव्य की कौन सी अवस्था है बेटा? चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की या द्रव्य की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? चौथी अवस्था है। प्लाज्मा एक आयनिक गैस है। कैसी गैस है मेरे प्यारे बच्चों? प्लाज्मा एक आयनिक गैस है जिसमें लगभग समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन आवेशित कण होते हैं। यानी कि मेरे बालक, द्रव अवस्था को ही, गैसीय अवस्था को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? प्लाज्मा में, जिसके अंदर धन आयन और ऋण आयनों की संख्या भी प्रेजेंट होती है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर धन आयन और ऋण आयनों की संख्या समान हो, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा एक आयनिक गैस है, यानी कि गैस के अंदर आयन भी है। गैस के अंदर क्या है मेरे बच्चों? आयन भी है। यानी कि जिस गैस के अंदर आयन समान मात्रा में हो, कि धन आयन और ऋण आयनों की संख्या समान हो, तो ऐसी गैस को हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। ठीक है, इस प्रयोगशाला इस प्रयोगशाला में गैसों को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तारे प्लाज्मा से बने होते हैं। बेटा तारे किससे बनते हैं? प्लाज्मा से बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? तो द्रव्य या पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है मेरे बालक? प्लाज्मा। इसमें अब आपको कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। आपको प्लाज्मा का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। अगली अवस्था प्लाज्मा के बाद बायो आइंस्टीन संगठन। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? बायो आइंस्टीन संगठन, BEC। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन संगठन है। बेटा कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मारना फेंक के कि हाँ जी गुरुजी हमें समझ में ना आया, हाँ जी गुरुजी हमें समझ में ना आया, हमें वो वाला टॉपिक दोबारा कराओ। तो भाई मैं आपको 100% उस दोबारा टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आ ही गए हो तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, सीधी सी बात है। तो आप थोड़ा सा हमारा भी साथ दीजिएगा, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा, कहना कि ये हमारे एक अच्छे सर हैं जो हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई हाँ, हमें भी थोड़ा सा लालच होता है ना, तो उसके सहारे भाई इस दुनिया में कोई बिना लालच के कुछ नहीं करता, समझे बात? काम करते हैं खाने का लालच हर किसी के अंदर होता है, पढ़ते हैं नौकरी का लालच, कामयाब होने का लालच हर किसी में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस स्टेटस पे जरूर लगाना इस वीडियो को, और नीचे लिखना कि ये हमारे सर हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यह आमतौर पर तब बनता है जब बोसोन गैस को बहुत कम घनत्व पर अत्यधिक ठंडा किया जाता है। बोसोन गैस को बहुत कम घनत्व पर अत्यधिक ठंडा किया जाता है, लगभग कितने केल्विन बेटा? 0 केल्विन टेम्परेचर के करीब। जब हमारी एक गैस बनती है, या एक पदार्थ की पांचवी अवस्था बनती है, गैस पांचवी अवस्था बनती है, जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन संगठन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई बेसिक चित्र नहीं होता, इसका कोई चित्र नहीं है। सबसे पहले हमने आपको ठोस बताया, मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने आपको क्या कहते हैं द्रव बताया, द्रव का एग्जांपल बताया,
गैस बताया, गैस का भी एग्जांपल बताया, यहाँ तक कि प्लाज्मा का मैंने आपके सामने एक चित्र रखा, लेकिन इसका कोई बेसिक फॉर्मूला या बेसिक डायग्राम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने आपकी द्रव्य की 5 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संगठन। अच्छे से द्रव्य आपका समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पदार्थ पढ़ेंगे, समझना बात। पदार्थ, पदार्थ को पढ़ेंगे। क्या हो रहा है, पदार्थ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण, जिसको अभी हम पढ़कर आ चुके, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग बेटा? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया। इसको हम अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मिश्रण। बेटा शुद्ध पदार्थ भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व को हम पढ़ेंगे बेटा 3 अवस्थाओं में। ये धात्विक लिख दिया और अधात्विक लिख दिया। बाकी हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे तत्व में: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे: धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक के अंदर 3 चीज आती हैं बेटा: कार्बनिक, अकार्बनिक। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी पढ़कर आए थे पीछे, अच्छे से दोबारा जाके पढ़ना। और मिश्रण के अंदर 2 चीजें आती हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये सारे टॉपिक अभी हमको पढ़ने हैं। हम कौन कौन से पढ़ चुके? हम ठोस पढ़ चुके, द्रव पढ़ चुके, गैस पढ़ चुके, कार्बनिक पढ़ चुके, अकार्बनिक पढ़ चुके। बाकी बचे टॉपिक्स को अभी हम आगे चल के और अच्छे से क्रिस्टल करेंगे, यानी कि और अच्छे से समझें। तो यहां तक कोई डाउट? वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट, और इसको शेयर मारो, सब अपने अपने स्टेटस पे लगाओ। आपका साथ ही तो हमारा विकास है, और हमारा विश्वास आपकी परसेंटेज है। हम आपकी परसेंटेज इंक्रीज कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आगे हमको मिलता है रासायनिक संगठन के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। रासायनिक संगठन के आधार पर 2 प्रकार के बताए थे बेटा, जिसमें से पहला था हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के कणों से बने होते हैं, जिसमें केवल और केवल एक प्रकार के कण हो, जिसमें केवल और केवल एक प्रकार के कण हो, उसे हम कहते हैं मेरे बच्चों शुद्ध पदार्थ। और जिसकी संरचना स्थिर या निश्चित होती है, उसकी संरचना भी स्थिर होगी या निश्चित होगी, चेंजेबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? उसकी अवस्था चेंजेबल नहीं होगी। जैसे हम बात करें हीरा, सल्फर, टीन, है ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब हमारे क्या है मेरे बच्चों? शुद्ध पदार्थ है। कैसे पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध पदार्थ है। कैसे पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो। अगर नहीं आई फिर बोल रहा हूं, कमेंट में मारो फेंक के। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध पदार्थ भी मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है तत्व, पहला होता है तत्व। शुद्ध पदार्थ का वह सबसे मूल रूप है। क्या है ये शुद्ध पदार्थ का सबसे मूल रूप है। तत्व मैंने भी आपको पीछे बताया था, 118 तत्व है हमारे पास। ये सबसे मूल रूप है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको हम किसी भी दूसरे पार्ट में नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास में गोल्ड है, सोना है। अब इसे कोई भी रिएक्शन लगाओ, कोई भी तोड़फोड़ करो, मुझे इसे किसी और एलिमेंट में चेंज करके दिखाओ, क्या होना संभव है? मैंने बोला गोल्ड लिया मैंने, और उसको मैंने तपा लिया, आग लगा दी, मैंने बदल जा बदल जा बदल जा, तो क्या सोना किसी और एलिमेंट में बदलेगा? नहीं बदलेगा। सोना आज सोना है तो कल भी सोना रहेगा, और उसके प्रत्येक अणु परमाणु सब के सब सोने के होंगे। उनकी संरचना स्थिर होगी, संरचना बदलेगी नहीं।
उसी को हम कहते हैं पदार्थ। फिर से डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। यह सबसे मूल रूप है जिसके किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता। सोने को तोड़ो 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 तोड़ो, लास्ट का पार्टिकल भी होगा वो भी गोल्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। ये भी एक दूसरी डेफिनेशन है, अच्छे से रट लेंगे। रटने का मतलब याद कर लेंगे मेरे भाई, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो हर एक डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने, परमाणु को एटम बोलते हैं, एटम से बने शुद्ध पदार्थों को तत्व कहते हैं। तो यहां तक की परिभाषा में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट? आगे चलेंगे तो तत्व समझ में आया, आगे इसी के बारे में और समझते हैं। तत्व की मुख्य विशेषताएं, भैया विशेषताओं को समझेंगे। समझिए, एक ही प्रकार के परमाणु, बेटा अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। अगर उसमें कोई और परमाणु डाला गया तो वो उसकी अशुद्धियां होगी। सोने में मैं अगर तांबे की मिलावट करता हूँ, सुनार करते हैं, कहते हैं हमारा सोना प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का बोलते हैं, 24 कैरेट। बेटा उसके अंदर भी 92% गोल्ड होता है, 8% उसमें भी तांबा मिलाते हैं। चोर होते हैं, क्या कहें, खैर देखो चोर सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं है, गलत, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, 8% तांबा मिलाते हैं। तांबे के बिना ज्वेलरी नहीं बन सकती ना, बात ये भी तो है, मिलाना मजबूरी होता था। तो 24 कैरेट के अंदर भी 92% गोल्ड होता है। तो वो भी मैं कह रहा हूँ कि शुद्ध जो होगा वो शुद्ध होगा। ठीक है, तत्वों के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। उन सब में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कोई डाउट? आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अविभाज्य मूल रूप से, यानी कि बेटा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी और चीज में बदला नहीं जा सकता, कुछ और इससे बनाया नहीं जा सकता, या ये किसी और चीज से बनकर नहीं आया, ये जन्म से ही सोना है। चलिए समझते हैं। इसे साधारण या जटिल रासायनिक क्रियाओं द्वारा तोड़कर कोई नया सरल पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, नहीं बना सकते आप इसको। तो ये जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, समान गुण, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। बेटा सोने को तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, आपने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या किसी भी तरीके से बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। समझ बात आई? तो ये आपको विशेष गुणों के रूप में ये बातें याद आई। 3 गुण बताए मैंने आपको, अच्छे से समझ में आ गए? कमेंट में बताते चलना। उसके बाद में आता है आपका धातु। बच्चा धातु क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, तत्व भी 3 प्रकार के बताए मैंने अभी आपको, धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु के बारे में समझेंगे। तो बेटा धातु की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहली बात, धातु ना, जो भी धातु होता है जैसे लोहा, चांदी, सोना, सोडियम, इन सब के अंदर अपनी एक प्राकृतिक चमक होती है और ये ठोस होते हैं। मतलब ऐसे मारो किसी के सिर में तो सिर फाड़ दे, मारना मत, गंदी बात होती है ना, पर वो सिर फाड़ देगा, सिर को फाड़ देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें धातु, जो धातु होगा वो कैसा होगा? मजबूत होगा, उसकी आकृति नहीं बदलेगी, जैसा आज है वैसा ही वो दिखाई देगा, है ना, और उसके अंदर अपनी प्राकृतिक चमक होगी। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, सब धातु, लकड़ी नहीं है, सॉरी, लकड़ी नहीं। चलिए, तो वे तत्व जो सामान्यतः कठोर, सिर फाड़ देगा, चमकीले, ठीक है ना, और अधात्विक, अधात्विक, पीट कर, यानी कि उसको पीट कर, ठीक है, चादर बनाए जाने योग्य, यानी कि पीट कर चादर बनाए जाने योग्य, यानी कि ऐसी चीज हो जिसको पीटो तो चादर बन जाए, जिसको खींचो तो तार बन जाए, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं। तन्यता, तन्य, खींचकर तार बनाए जाने योग्य, और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक। बेटा हाँ, सबसे बढ़िया बात तो मैं बताना ही भूल गया, इसके अंदर करंट का फ्लो होता है।
ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिसके अंदर वो जाने की परमिशन दे, या ऐसे बोलो जिनके अंदर मुक्त आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का बेटा त्याग करते हैं। अब कहोगे गुरुजी इलेक्ट्रॉन क्या हूं मैं? भाई थोड़ा ठंडा रखिए, तसल्ली रखिए, आपको हर एक चीज बताई जाएगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब बताए जाएंगे मेरे भाई। ऐसी कोई चीज नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों जो आपको बताई ना जाए, हर एक चीज बताई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या बोला, कहा थे हम, खींचकर, और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें धातु कहते हैं। रासायनिक रूप से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती। अब ये बात आपको आगे चल के जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन चैप्टर, सॉरी परमाणु की संरचना आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, ये कब आते हैं। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारा सोडियम बेटा 11 पर होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है बेटा? 11 होता है। इसके अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। इसके अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी 11 होते हैं। इसके अंदर नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन लगभग 12 होते हैं। बात समझ में? बेटा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, बेटा एक बात और समझेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, और बेटा न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं। तो जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो मेरे बच्चों क्या इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी और प्रोटॉनों की संख्या जो 11 थी, क्या वो अब बदलकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई होगी और प्रोटॉनों की संख्या 11 रह गई होगी? और तो बेटा ये बताइए कि इसके ऊपर प्रोटॉन, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना? कितने ज्यादा हुए? एक ज्यादा हुआ। प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक होता है, इसलिए इसके ऊपर धनायन आ जाता है। समझे बात? धनायन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं, तो इसका मतलब कि उनके ऊपर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल में बेटा लोहा, आयरन Fe बोलते हैं, तांबा कॉपर Cu बोलते हैं, सोना गोल्ड Au बोलते हैं, चांदी सिल्वर Ag बोलते हैं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Al बोलते हैं। ये सब के सब क्या है? हमारे धातु। क्या है मेरे बच्चों? धातु है। एक अपवाद भी है मेरे प्यारे बालक, पारा। कमाल की चीज है। आपने कभी थर्मामीटर मुंह में लगाया था? ऐसे बुखार जाता था मुंह में लगा देते या बगल में लगा देते थे फीवर नापने के लिए, है ना बेटा? वो भी पारा जो है वो धातु है, और एक्चुअल में वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है तो धातु। देखेंगे पारा एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर कैसा द्रव, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बेटा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे अपवाद के तौर पर पारा, जिसको हम Hg यानी कि मरकरी बोलते हैं, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, लेकिन होता वह धातु है। होता क्या है मेरे बच्चों? धातु होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो धातु की एक बार परिभाषा फिर से समझ लेते हैं। जो कठोर होता है, चमकीला होता है और पिटकर क्या चादर बनाने योग्य होता है, खींचकर तार बनाने योग्य होता है। उष्मा और धातु का क्या होता है बेटा? सुचालक होता है, उन्हें हम धातु कहते हैं। रासायनिक रूप से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। बस इस बात को ध्यान रखना। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, अभी तो मैं इन शब्द को यूज कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम आपको आगे की तरफ पढ़ाते जाएंगे, हम लोहा ना बोलकर क्या बोलेंगे? Fe, कॉपर को Cu, गोल्ड को Au, सिल्वर को Ag और एल्यूमिनियम को Al, है ना? पारा एक ऐसा धातु है जो धातु होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पर द्रवित अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं, नोट्स बनाते चलो मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स ही आपको सक्सेस देंगे। आगे बात समझ में? तो नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए। अब आ जाते हैं अधातु। भैया आपने हमें धातु तो बता दिया, अभी अधातु क्या है, क्यों है? भैया जो धातु नहीं है वो अधातु है, जो धातु नहीं है वह अधातु है।
वे तत्व जो आघातवर्धनीय या तन्य नहीं होते, जिनको पीट कर चादर ना बना सके, जिनको खींचकर तार ना बना सके। पॉइंट समझ में आई? तो वे तत्व जो आघातवर्धनीय या तन्य नहीं होते, दिखने में चमकदार नहीं होते, बेटा पीछे बोला चमकदार, और उष्मा तथा विद्युत के कुचालक, बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, उनकी बात करी जा रही है। आगे चलिए, कुचालक होते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अधातु कहते हैं। एक पॉइंट बहुत अच्छा ये है कि रासायनिक रूप से अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बेटा सोडियम भैया ने, अभी हमने देखा था कि सोडियम भैया ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाया। क्लोरीन भैया जो है ये 17 पर होते हैं, इनके अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ होते हैं। ये भैया इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बनाते हैं। तो जो Cl है वो एक अधातु के रूप में जाना जाएगा। समझे बात को? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑक्सीजन, उसको O से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन N से, कार्बन C से। ये सब क्या है? आपके अधातु। तो यहां तक की कहानी में आप लोगों को कोई भी आपत्ति है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं आपके हर एक कमेंट का बखूबी रिप्लाई करूंगा, और रिप्लाई नहीं करा तो मेरे प्यारे बच्चों जिस टॉपिक में आपको डाउट होगा उस टॉपिक को और ज्यादा एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा। समझे बात आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह 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 वाह, अपवाद तो रह ही गया। अपवाद तो पहले पढ़ना है हमें, अपवाद पढ़ेंगे। बेटा ग्रेफाइट, कार्बन के 3 रूप होते हैं, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। ये कार्बन का एक रूप है। तो कार्बन का एक रूप अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। मेरे प्यारे बच्चों ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, अधातु है, जो कार्बन का एक रूप होने के बावजूद और अधातु होने के बावजूद भी जिसके अंदर करंट का फ्लो होता है। आप कहोगे जी गुरुजी ग्रेफाइट क्या है? क्या है बेटा? सोने, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट। समझ बात आई? ठीक है। एक एग्जांपल है दूसरा, कौन सा? बोरोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी कि Br, एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ये अधातु ऐसा है कमरे के तापमान पे कैसा हो जाता है बेटा? द्रवित हो जाता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। दूसरा आयोडीन, वही आयोडीन दाने दाने में किसका नमक? ओ केशर नहीं बचा, नमक का है आपके, नमक में आयोडीन है, सॉरी आपके टूथपेस्ट में नमक है और नमक के अंदर आयोडीन है। तो जो नमक के अंदर आयोडीन होता है उसी की बात कर रहा है। अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। जो नमक के अंदर चमक बनती है वो आयोडीन से बनती है मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में बात आई? आगे चलते हैं, ये अपवाद थे। अब बात करते हैं हम उपधातु की। किसकी बात करते हैं बेटा? उपधातु की। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जितनी भी मैंने अभी तक आपको बताई है, ये बातें आपको बेटा दिमाग के अंदर ना बिल्कुल 100% सेव होनी चाहिए, गलती से भी ना भूले। ये कुछ ऐसी बातें हैं अगर आप लोग भूले तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी केमिस्ट्री का नाश हो जाएगा आपका। ये पहली क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं थोड़ी लंबी हो गई है पर कोई नहीं, मजा आएगा। अच्छे से पढ़ोगे, नोट करोगे तो वाकई में मजा आएगा। देखिए अधातु की परिभाषा, और मेरे पढ़ाने में अगर कुछ कमी महसूस हो रही है आप सभी लोग बच्चों को, तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में मेरे को वो कमी जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा उस कमी का सुधार करने में, कोशिश नहीं करूंगा मैं उस कमी को दूर करूंगा। आइए, तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के मध्यवर्ती यानी कि मिश्रण गुण पाए जाते हैं, यानी कि उपधातु वे हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को अपने साथ रखता है, दोनों के गुणों को अपने साथ रखता है। वो क्या कहलाते हैं बेटा? अधातु कहलाते हैं। उन्हें अधातु कहते हैं। ये सामान्य ताप पर विद्युत के कम सुचालक होते हैं।
सामान्य रूम टेम्परेचर पर विद्युत इनमें फ्लो तो होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक बोलो या सेमीकंडक्टर बोलो, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और तुम्हारा बोरॉन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों? उपधातु के। ये दो चीजों का मिला जुला रूप है धातु और अधातु का। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आ गई हमारी यौगिक के ऊपर, यौगिक क्या होते हैं। अब तो गला भी सूखने लगा मेरा। चलिए यौगिक देखो, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित भार या द्रव्यमान या अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाया जाता है। किन्हीं भी दो चीजों को मिलाने के लिए एक फिक्स रेशो रखना है हमें। क्या रखना है बेटा? फिक्स रेशो, कि भैया 1 चम्मच ये और 2 चम्मच ये, फिक्स रेशो है। तो उनसे बनने वाला जो यौगिक होगा, यानी उनसे बनने वाला जो भी कुछ होगा उसे हम यौगिक कहेंगे, जहां पर हमारा फिक्स रेशो होगा। एक बात दिमाग में रख लो, जहां पर निश्चित भार या द्रव्यमान या अनुपात होता है वहां पर यौगिक होता है, फिक्स रेशो, ठीक है। विशेष बातें क्या है? निश्चित अनुपात होना चाहिए, नया रासायनिक गुण, और हाँ मैंने बोला बेटा हाइड्रोजन होता है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाओ एक फिक्स रेशो पर, एक फिक्स रेशो पर मिलाएंगे तो बेटा एक नया यौगिक H2O बनता है। अब जरा बात समझेंगे बेटा, हाइड्रोजन एक गैस होती है, कमाल की बात है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? ज्वलनशील, ये जलाती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो जलेगा ही नहीं। पॉइंट समझ में बात आ रही है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन इनसे बना H2O इसको बुझा देता है। कितनी बढ़िया बात है। यानी कि इसका गुण ज्वलनशील होना, इसका गुण जलाना, उसका गुण बुझाना। तो यहाँ पर वही बात बोला है, नया रासायनिक गुण बनकर आता है, नया, कुछ अलग। पीछे वालों से हमें मतलब नहीं है, आगे वालों का मतलब है, जो नया गुण बन करके आता है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? चलिए, रासायनिक बंध बनते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो एक केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो फिक्स बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और आगे समझते हैं, रासायनिक पथकरण होता है, ठीक है। रासायनिक पथकरण का मतलब होता है कि उसके अंदर अपने अलग से कंडीशन, अपने अलग गुण, सब कुछ अपना अलग, कुछ भी पुराना नहीं होगा, पीछे के एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा। सिर्फ यौगिक की परिभाषा, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित भार द्रव्यमान अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। समझे बात आई? कोई दिक्कत? बस ये बात मुख्य है कि निश्चित अनुपात में मिलाने, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाना, निश्चित अनुपात में जब भी बनेगा तो वो यौगिक बनेगा। समझ बात आ रही है? आगे चलते हैं, यौगिक के एग्जाम्पल। बेटा निश्चित अनुपात का मतलब क्या है, अब आपको समझाते हैं। देखो H2O, बेटा H2O, अगर अभी आपको मैंने बताया नहीं है क्योंकि पहली क्लास है, इतना एकदम बताऊंगा तो आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, फिलहाल थोड़ा समझना। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, यानी कि इसका वजन होता है 1, पर यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2, तो 1 की गुणा 2 में कराओ, 1 गुणा 2, रेशो लगाओ। ऑक्सीजन का मतलब होता है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 16, ये हो गया 2:16। अगर मैं काटूं तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यानी कि अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, अगर हमें जल बनाना है तो बेटा 1 मॉलिक्यूल चाहिएगा हाइड्रोजन का और 8 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के, यानी कि उनका अनुपात, भार का अनुपात 1 और 8 का होना चाहिए। उनके भार का अनुपात, उनके भार का अनुपात 1:8 होना चाहिए, जब भी हमारा जल बनेगा, अन्यथा जल नहीं बनेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? निश्चित अनुपात। क्या बोलेंगे बेटा? निश्चित। ऐसी हमारा निश्चित अनुपात
NaCl में होता है, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ऐसी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपको कोई डाउट? गाना सुनने में या पढ़ाई करने में मजा आ रहा है? अगर यहाँ तक आप देखते हुए आ चुके हो तो इसका मतलब कि आपको मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो बेटा अपने अपने चैनल पे इसको जरूर शेयर करो, अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो कि भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियो देखना अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। यौगिक के बाद आता है मिश्रण। बेटा बड़ा ही मजेदार चीज है। यौगिक में हमने पढ़ा था कि फिक्स रेशो, यहाँ हमें फिक्स नहीं है, यहाँ रेशो ही बिगड़ गए। रेशो कैसे बिगड़े? देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में, वहां क्या था? निश्चित अनुपात, यहाँ क्या है? अनिश्चित अनुपात। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अनिश्चित अनुपात में भौतिक रूप से आपस में मिलाया जाता है और उनके बीच कोई रासायनिक बंध नहीं बनता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई रासायनिक बंध नहीं बनता। वहां पर रासायनिक बंध बन रहा था, यहाँ पर कोई रासायनिक बंध नहीं बनता। तो प्राप्त मिश्रण को तो प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। एक तो अनिश्चित अनुपात होना चाहिए, दूसरा रासायनिक बंध नहीं बनता। तो देखो यहाँ पर भी वही बात है, क्या बोला सबसे पहले? अनिश्चित अनुपात, मूल गुण की उपस्थिति, यानी कि बेटा इसमें जैसे मैं अभी पीछे पढ़ा था कि H2O2 से हमारा H2O बना, इसका गुण अलग, इसका गुण अलग और इसका गुण अलग। यहाँ ऐसा है ही नहीं। यहाँ ये बोला है कि कोई A है और कोई B है, उनसे कोई एलिमेंट C बना, तो इसके गुण और इसके गुण इसके अंदर विद्यमान होंगे। ए के गुण भी सी के अंदर होंगे, बी के गुण भी सी के अंदर होंगे, यानी कि सी अपना कोई अलग गुण नहीं लेकर के आएगा, ए और बी के गुण ही इसके अंदर होंगे। समझ बात आई? बहुत बढ़िया। सरल पथीकरण होगा, सिंपल सा, कि जो ये है वही वो है, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल, सबसे पहले हवा। हवा में भैया नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जल वाष्प होती है, अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो हवा जो होती है वो बहुत सारी चीजों का मिश्रण होती है मेरे प्यारे बच्चों। किस किस का? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल वाष्प का और अन्य गैसों का मिश्रण होती है। अच्छे से समझेंगे। आगे समझेंगे चीनी और पानी का घोल मेरे प्यारे बेटे। अब पानी अपना नेचर नहीं खोता, चीनी अपना नेचर नहीं खोती। अगर चीनी को पानी में डालो, घोल दो, घोलने के बाद में उसे धूप में रखो, पानी उड़ जाएगा, चीनी ही रह जाएगी। आप समझे ना? तो उन दोनों ने अपना नेचर नहीं खोया, पानी पानी है, चीनी चीनी है, बस मिल गए एक दूसरे से। जब पियोगे तो हमें मिठास भी आएगी क्योंकि चीनी मीठी होती है, और जब पियोगे तो प्यास भी बुझेगी क्योंकि पानी प्यास बुझाता। इन्होंने अपना नेचर नहीं खोया, है ना? तो देखो, जब चीनी को पानी में घुलता जाता है, चलो छोड़ो, नमकीन या मिक्सचर, नमकीन, अरे वाह, नमकीन तो बेटा सबने खाई है, भुजिया, अरे झालमुरी, सॉरी, इसमें भुजिया, ठीक है, मूंगफली और अन्य मेवा मिले होते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं, यानी कि मिश्रण कहते हैं। पीतल, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना कि पीतल जो है वो तांबे और जस्ते का, यानी कि जस्ते का क्या होता है बेटा? जिंक का मिश्रण होता है। का होता है Cu और तुम्हारा जस्ता यानी कि Zn। तो ये जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। कौन? पीतल। पीतल के बर्तन होते हैं ना घर में, तो वो उसका मिश्रण होता है, एक ठोस मिश्रण होता है, ठोस का ठोस में मिश्रण। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे बेटा। दूध, अरे वाह सर जी, ये क्या बात हुई, दूध में मिश्रण है? हाँ बेटा, जल का, वसा का, प्रोटीन का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्राकृतिक मिश्रण है, उसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। सही है? मिश्रण के प्रकार, बेटा मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिसके प्रत्येक भाग की बनावट और गुण पूरी तरह से समान होते हैं,
इसके घटकों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, समांगी मिश्रण कहते हैं। डेफिनेशन से नहीं, एग्जांपल से समझ में आएगा। नमक और पानी का घोल समान रूप से वितरित हो गया, पानी में नमक डाला तो ऊपर का पानी कड़वा है, नीचे का पानी मीठा, ऐसा होता है? नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कड़वा हो जाता है पानी, समान रूप से वितरित हो जाता है पूरा का पूरा पानी में। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा वैसा, नहीं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ए टू जेड, ठीक है। तो वो समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। हवा के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब की सब मात्राएं बिल्कुल समान मात्रा में बिगड़ी होती है, ठीक है। सिरका, सिरका देखो गन्ने का बनता है, एप्पल का बनता है, उसमें समान रूप से पूरा का पूरा मटेरियल बिखरा रहता है, विषमांगी मिश्रण। अब इसमें समझो, जिसके अलग अलग हिस्से में घटकों का अनुपात असमान होता है। बेटा तेल को पानी में डाल दो, क्या पूरी तरीके से घुलेगा? कहीं को घुल गया, कहीं को नहीं घुला, और वो भी घुला हुआ ही वापस निकल जाएगा। तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा विषमांगी मिश्रण। जैसे तेल पानी का मिश्रण, दूसरा धुआं, कहीं पे धुआं होता है, कहीं पे धुआं नहीं होता। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, जिसे पानी के अंदर रेत डाल दिया, घुमाया तो नीचे ज्यादा, ऊपर कम हुआ, ऊपर ज्यादा, नीचे कम, इस तरीके से घुल जाता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, आपके अविषमांगी मिश्रण। यहाँ तक की कहानी में अभी तक आपको कोई डाउट? तो बेटा आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, और मैं अपने अनुभव, आप अपना अनुभव मेरी क्लास के लिए क्या था मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है, और मैं चाहता हूं कि इसको पढ़कर आप भी बहुत मेहनत करें। दुआ करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से सब कुछ आया होगा। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप पे इस वीडियो का जरूर स्टेटस लगाएं। थैंक यू।